तो दोस्तों अनडिस्प्यूटेबल नाम की ये जो फ्रेंचाइजी है ये हमें बहुत लंबे अरसे से देखने को मिल चुकी है और इसमें कई पार्ट हमें देखने को मिल चुके हैं। तो अपकमिंग इसका जो अपकमिंग पार्ट 2026 में हमें देखने को मिल सकता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। बाकी पिछले 4 से 5 पार्टों के बारे में पूरी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और डिटेल आपको देता हूँ। बोयका अनडिस्प्यूटेड एक, जिसे बोयका अनडिस्प्यूटेड 4 के नाम से भी जाना जाता है। 3. टोडर चापकानोव द्वारा निर्देशित और बोज डेविडसन की कहानी पर डेविड व्हाइट और टोनी मोशेर द्वारा लिखित 2017 की एक अमेरिकी बल्गेरियाई मार्शल आर्ट फिल्म है। 4. यह अनडिस्प्यूटेड 3 रिडेम्पशन 2010 का सीक्वल है और अनडिस्प्यूटेड फ्रेंचाइजी की कुल मिलाकर चौथी किस्त है। स्कॉट एडकिंस ने यूरी बोयका की अपनी भूमिका दोहराई है। 4. कथानक पिछली फिल्म की घटनाओं के कई महीनों बाद यूरी बोयका अब एक स्वतंत्र व्यक्ति है और उसके पास किरिल नाम का एक मैनेजर है। बोयका अभी भी कीव, यूक्रेन में भूमिगत मैचों में लड़ता है। एक मैच में बोयका गलती से अपने प्रतिद्वंद्वी विक्टर को मार देता है और पछतावा करने लगता है और सोचने लगता है कि वह किस लिए लड़ रहा है। विक्टर की अल्मा नाम की एक पत्नी का पता चलने के बाद बोयका किरिल को एक नकली पासपोर्ट बनाने के लिए कहता है और अल्मा से मिलने रूस जाता है। रूसी शहर द्रोवनी में बोयका को पता चलता है कि अल्मा पर जॉरब नाम के एक अपराध सरगना का पैसा बकाया है। अल्मा एक सामुदायिक केंद्र में रहती है और जॉरब के भूमिगत फाइटिंग क्लब में वेट्रेस का काम करती है। जॉरब अब अपने क्लब में लड़ने के लिए एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट की तलाश कर रहा है। बोयका अल्मा का कर्ज चुकाने में मदद करना चाहता है, इसलिए वह जॉरब के साथ एक सौदा करता है कि वह अल्मा की आज़ादी के बदले उसके लिए लड़ेगा। जॉरब मान जाता है और बोयका को 3 मुकाबलों में लड़ने का सुझाव देता है। अल्मा बोयका को प्रशिक्षण के लिए सामुदायिक केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष में आमंत्रित करता है। बोयका पहले मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा देता है और फिर दूसरे मुकाबले में उसे 2 भाइयों से लड़ना होता है, जहां वह उन्हें डबल नॉकआउट से हरा देता है। सामुदायिक केंद्र में बोयका अल्मा से पूछता है कि वह शहर क्यों नहीं छोड़ देती। अल्मा बताती है कि वह बच्चों और केंद्र को नहीं छोड़ सकती क्योंकि बच्चे गैंगस्टर या बदमाश बन सकते हैं। तीसरे मैच में बोयका इगोर काज़मीर को हरा देता है, जो जॉरब का सबसे बड़ा गुर्गा है। बोयका जाने ही वाला होता है, लेकिन जॉरब उसे अपने असली चैंपियन को हराने के लिए एक और मैच लड़ने के लिए मजबूर करता है। बोयका अनिच्छा से मान जाता है। जॉरब कोशमार को अपने क्लब में लाने के लिए एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को रिश्वत देता है। कोशमार एक विशालकाय, उग्र और निर्दयी मार्शल कलाकार है। जॉरब को लगता है कि बोयका कोशमार को नहीं हरा सकता क्योंकि उसका शरीर बड़ा और मजबूत है। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद बोयका कोशमार का एक हाथ और एक पैर तोड़ देता है और अंततः उसे रिंग से बाहर धकेल देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। क्रोधित होकर जॉरब अल्मा को बंधक बना लेता है और अपने गुर्गों को बोयका को मारने का आदेश देता है, लेकिन बोयका जॉरब के सभी गुर्गों को मार डालता है और उसका पीछा करता है। बोयका को गोली लग जाती है, लेकिन वह जॉरब को पकड़ लेता है और उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। घायल बोयका अल्मा से पूछता है कि क्या वह उसे विक्टर के साथ किए गए उसके कृत्य के लिए माफ कर सकती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। 6 महीने बाद अल्मा जेल में बोयका से मिलती है और बताती है कि उसने आखिरकार उसे माफ कर दिया है। बोयका दुनिया के सबसे कुशल मार्शल आर्टिस्ट का खिताब हासिल करने के लिए जेल में लड़ाई जारी रखता है। गालना स्कॉट एडकिंस यूरी बोयका के रूप में, टेओडोरा दुहोवनिकोवा अल्मा के रूप में, एलन मोनी अबाउटबॉल जॉराब के रूप में, स्लाव के रूप में जूलियन वर्गोव, इगोर काज़मीर के रूप में ब्राहिम अचबाखे, पॉल चाहिदी किरिल के रूप में, डोमिनिक के रूप में पेटियो पेटकोव, वार्डन मार्कोव के रूप में वैलेंटिन गनेव,
व्लादिमीर मिहाइलोव पुजारी के रूप में, व्लादिमीर कोलेव कोयचेव के रूप में, एमिलियन डी फाल्को विक्टर के रूप में, टिम मैन ओजेरोव ब्रदर 1 के रूप में, ओजेरोव ब्रदर 2 के रूप में एंड्रियास क्विएन, कोशमार के रूप में मार्टिन फोर्ड। उत्पादन। फिल्म को पहले वर्किंग टाइटल अनडिस्प्यूटेड 4 के नाम से जाना जाता था। 5 इसहाक फ्लोरेंटाइन, जिन्होंने दूसरे और तीसरे किस्तों को निर्देशित किया था, को इस फिल्म को भी निर्देशित करने के लिए स्लेट किया गया था, लेकिन अंततः अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए उन्होंने निर्देशन गिग को छोड़ दिया, हालांकि वह एक निर्माता के रूप में शामिल रहे। 6-7 यह काम टोडर चापकनोव को मिला, जिन्होंने न्यू इमेज के प्रमुख प्रोडक्शन लंदन हैज फॉलन के ठीक पहले दूसरी यूनिट की ड्यूटी की थी। 8 अनडिस्प्यूटेड 2 में जेजे पेरी और अनडिस्प्यूटेड 3 में लार्नेल स्टोवाल के बाद श्रृंखला ने फिर से एक नए फाइट कोरियोग्राफर को शामिल किया, हालांकि टिम मान ने पहले ही न्यू इमेज के निंजा शैडो ऑफ ए टीयर पर एडकिंस के साथ सहयोग किया था। 9 इजरायली अभिनेता एलन मोनी अबाउट बॉल, जो लंदन हैज फॉलन में मुख्य प्रतिपक्षी थे, ने मोब बॉस और मुख्य खलनायक जॉरब की भूमिका निभाई है। 9 बॉयका। अनडिस्प्यूटेड ने ब्रिटिश बॉडी बिल्डर मार्टिन फोर्ड की पहली फीचर फिल्म को चिह्नित किया, जिसकी लंबाई 6 फीट 8 इंच और वजन 325 पाउंड बताया गया है। 10 उनके किरदार का नाम कोशमार रूसी भाषा में दुःस्वप्न है, जो फिल्म की रिलीज के बाद उनका वास्तविक जीवन का उपनाम बन गया। 11-12 मुख्य फोटोग्राफी बुल्गारिया के न्यू बोयाना फिल्म स्टूडियो में हुई। यह 29 जून 2015 को शुरू होकर 31 जुलाई को समाप्त होने वाली थी। 13-14 10 नवंबर 2015 को यह घोषणा की गई कि फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन पूरा हो गया है। 5 यह न्यू इमेज के अनुभवी निर्माता डैनी लर्नर को समर्पित है, जिनका प्री प्रोडक्शन के दौरान निधन हो गया था। 10 मुक्त करना। थिएट्रिकल। 22 सितंबर 2016 को फिल्म का प्रीमियर ऑस्टिन, टेक्सास में फैंटास्टिक फेस्ट में हुआ। 15 यह फिल्म 27 जुलाई 2017 को कुछ मध्य पूर्वी बाजारों में भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 1 होम मीडिया। यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट ने 1 अगस्त 2017 को अमेरिका में ब्लूरे और डीवीडी पर बॉयका अनडिस्प्यूटेड 4 शीर्षक के तहत फिल्म रिलीज की। 3 स्वागत पुरस्कार। बॉयका अनडिस्प्यूटेड ने सर्वश्रेष्ठ फाइट पुरस्कार जीता, जबकि स्कॉट एडकिंस ने 2017 शंघाई फिल्म फेस्टिवल में यूरी बॉयका के चित्रण के लिए जैकी चैन सर्वश्रेष्ठ एक्शन मूवी अभिनेता पुरस्कार जीता। 16 भविष्य। एक टीवी सीरीज की घोषणा की गई है, जो अनडिस्प्यूटेड मूवी फ्रेंचाइजी की कहानी को जारी रखेगी, जिसके मूल निर्माता मिलेनियम और लंदन स्थित बिक्री बैनर एम्पायर फिल्म्स है। निर्देशक टोडर चपकानोव। पटकथा डेविड व्हाइट, टोनी मोशर। कहानी बोअज डेविडसन द्वारा उत्पादित। बोअज डेविडसन, जॉन थॉम्पसन, मार्क गिल, लेस वेल्डन, इसहाक फ्लोरेंटाइन। अभिनीत स्कॉट एडकिंस, टेओडोरा दुहोवनिकोवा, एलोन मोनी अबाउट बॉर, जूलियन वर्गोव। छायांकन इवान वत्सोव द्वारा संपादित इरितरज। संगीत स्टीव एडवर्ड्स। उत्पादन कंपनियां मिलेनियम फिल्म्स, न्यू इमेज। द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीखें 22 सितंबर 2016 शानदार उत्सव। 1 अगस्त 2017 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 90 मिनट। 1 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, बुल्गारिया। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस $4,13,334। बोअज डेविडसन, हिब्रू उच्चारण BOJ DAVIDSON। जन्म 8 नवंबर 1943, एक इजरायली फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। उनका जन्म इजरायल के तेल अवीव में हुआ था और उन्होंने लंदन के लंदन फिल्म स्कूल से फिल्म की पढ़ाई की थी।
एक जीवनी। डेविडसन का जन्म इजराइल के तेल अवीव में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन शो लूल 1969 और संगीत वृत्तचित्र शबलूल 1970 के निर्देशन से की थी। बाद में उन्होंने चार्ली वेहेज्जी 1974 और हागिगा बीसनुकर 1975 जैसी इजरायली पंथ फिल्मों का निर्देशन किया। 1974 में उन्होंने फिल्म मिशपाहत तज़ानानी का निर्देशन किया। उन्होंने एस्किमो लिमोन श्रृंखला की पहली 4 फिल्मों एस्किमो लिमोन 1978, गोइंग स्टेडी 1979, शिफशुफ नईम 1981, सैपिचेस 1982 का निर्देशन किया। एस्किमो लिमोन को 1978 में 28वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल किया गया था। उद्धरण वांछित 1986 में उन्होंने पंथ फिल्म एलेक्स होलेह अहवा का निर्देशन किया। 1979 में डेविडसन इजराइल से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और एक निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1982 में एस्किमो लिमोन द लास्ट अमेरिकन वर्जिन के रीमेक का निर्देशन किया। 2. डेविडसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में काम करना जारी रखा। उन्होंने 16 ब्लॉक्स, 3 द विकर मैन, 3 द ब्लैक डाहलिया, 3 2008 की रैम्बो, 3 और द एक्सपेंडेबल्स सहित कई प्रमुख फिल्मों का निर्माण किया। 3. उन्हें थ्रिलर फिल्म ट्रेसपास के निर्माता के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। स्कॉट एडवर्ड एडकिंस, जन्म 17 जून 1976, एक अंग्रेजी अभिनेता और मार्शल कलाकार है। उन्होंने अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म अनडिस्प्यूटेड 2, लास्ट मैन स्टैंडिंग 2006 में रूसी जेल योद्धा यूरी बोयका की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि प्राप्त की और इसके सीक्वल अनडिस्प्यूटेड 3, रिडेम्पशन 2010 में भी यही भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें ब्रेकआउट एक्शन स्टार के लिए एक्शन ऑन फिल्म अवार्ड मिला, और बॉयका अनडिस्प्यूटेड 2017 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्शन मूवी अभिनेता का जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड मिला। उनके शुरुआती अभिनय कार्यों में हांगकांग की फिल्मों द एक्सीडेंटल स्पाई 2001, ब्लैक मास्क 2, सिटी ऑफ मास्क्स 2002 और द मेडलियन 2003 में छोटी भूमिकाएं, और अमेरिकी फिल्मों स्पेशल फोर्सेज 2003, अनलीश्ड 2005 और द पिंक पैंथर 2006 में छोटी भूमिकाएं शामिल है। उनकी पहली मुख्य भूमिका अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म निंजा 2009 में केसी बोमन की थी, जिसे उन्होंने अगली कड़ी निंजा शैडो ऑफ ए टीयर 2013 में दोहराया। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों द एक्सपेंडेबल्स 2, जीरो डार्क 30 दोनों 2012, क्लोज रेंज 2015, सैवेज डॉग 2017, एक्सीडेंट मैन 2018, ट्रिपल थ्रेट, एवेंजमेंट, आईपी मैन 4, द फिनाले सभी 2019, लिगेसी ऑफ लाइज 2020, कैसल फॉल्स 2021, एक्सीडेंट मैन, हिटमैन हॉलिडे 2022 और जॉन विक चैप्टर 4 2023 में प्रमुख और सहायक भूमिकाएं निभाई। 3. एडकिंस 13 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं, जब उन्होंने ताइक्वांडो सीखा और 19 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल की। उन्होंने जूडो, किकबॉक्सिंग, कैपोइरा, क्राव मागा, जीत कुन डो, जेकेडी और वुशु की शैलियों में भी प्रशिक्षण लिया है। 4. प्रारंभिक जीवन। स्कॉट एडवर्ड एडकिंस का जन्म 17 जून 1976 को सटन कोल्डफील्ड में कसाई परिवार में हुआ था। 2. उन्हें पहली बार 10 साल की उम्र में मार्शल आर्ट में रुचि हुई, जब उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई के साथ एक स्थानीय जूडो क्लब का दौरा किया। 13 साल की उम्र में लूटे जाने के बाद मार्शल आर्ट में उनकी रुचि और भी बढ़ गई। उसी वर्ष उन्होंने ताइक्वांडो का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने किकबॉक्सिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया और अंततः प्रोफेशनल कराटे एसोसिएशन के लिए किकबॉक्सिंग प्रशिक्षक बन गए। उन्होंने बेयरवुड में फिटनेस फर्स्ट में साप्ताहिक कक्षाएं भी चलाईं। उन्होंने तब से एकिडो, कैपोइरा, जिम्नास्टिक, जुजुत्सु, कराटे, क्राव मागा,
एमएमए, निंजुत्सु और वुशु में अनुभव प्राप्त किया है। एडकिंस जैकी चैन, ब्रूस ली, सिल्वेस्टर स्टेलोन, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जीन क्लाउड वैन डैम और स्टीवन सीगल से प्रेरित थे। 2. उन्होंने 2012 में कहा, मैं पहले एक अभिनेता बनना चाहता था क्योंकि मैं एक्शन सितारों को अपना आदर्श मानता हुआ बड़ा हुआ हूं। मेरे लिए पहला नाम ब्रूस ली का था, फिर स्टेलोन और अर्नोल्ड आए, और फिर वैन डैम 88 में आए और उन्होंने मुझे सचमुच प्रेरित किया। 6. आजीविका। एडकिंस ने हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्म देई सेउंग चुई केउंग 2001 में एक भूमिका हासिल की, जिसे अंग्रेजी में एक्सट्रीम चैलेंज के रूप में जाना जाता है। उन्हें हांगकांग स्टंटमैन एसोसिएशन के प्रमुख और निर्देशक स्टीफन तुंग और ब्रिटिश मूल के हांगकांग फिल्म विशेषज्ञ बे लोगन ने देखा था। 7. 8. उन्हें हांगकांग सिनेमा के कुछ प्रमुख एक्शन निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसमें यूएन वूपिंग, कोरी यूएन, सैमो हंग और जैकी चैन शामिल थे। उन्हें जल्द ही बीबीसी श्रृंखला डॉक्टर्स 2000 में अतिथि भूमिका की पेशकश की गई और बीबीसी श्रृंखला रेंजरफील्ड 1998, सिटी सेंट्रल 1999 और ईस्टेंडर्स 2003 के कुछ एपिसोड में दिखाई दिए और स्काई वन कॉमेडी ड्रामा माइल हाई 2003 में मुख्य भूमिका निभाई। फीचर फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं जल्द ही एडकिंस ने स्पेशल फोर्सेज 2003 में टेलबोट और अनडिस्प्यूटेड 2 लास्ट मैन स्टैंडिंग 2006 में यूरी बोयका की भूमिका के साथ शुरू की। यह वह फिल्म थी जिसने उन्हें रूसी एमएमए भूमिगत सेनानी यूरी बोयका के खलनायक चित्रण के साथ मुख्यधारा में ला दिया। इसके बाद उन्होंने द बॉर्न अल्टीमेटम 2007 और द टूर्नामेंट 2009 जैसी बड़ी बजट की फिल्मों में अतिथि भूमिका निभाई और द शेफर्ड, बॉर्डर पेट्रोल 2008 में जीन क्लाउड वैन डैम के मुख्य विरोधी की भूमिका निभाई। उन्होंने एक्स मेन ऑरिजिन्स, वुल्वरिन 2009 में रयान रेनॉल्ड्स के साथ वेपन 11 की भूमिका साझा की। उनकी पहली मुख्य भूमिका अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म निंजा 2009 में केसी बोमन के रूप में थी। 2012 में एडकिंस को मेटल हर्लेंड क्रॉनिकल्स में अभिनय करने के लिए चुना गया, जो कि लोकप्रिय फ्रांसीसी कॉमिक बुक मेटल हर्लेंड का एक टेलीविजन रूपांतरण था। उद्धरण वांछित, उन्होंने अपने आदर्श जीन क्लाउड वैन डैम के साथ 4 फिल्मों में काम किया है: द शेफर्ड, बॉर्डर पेट्रोल 2008, असैसिनेशन गेम्स 2011, यूनिवर्सल सोल्जर, डे ऑफ रेकनिंग और द एक्सपेंडेबल्स 2, दोनों 2012 में। उद्धरण वांछित, 2014 में उन्होंने द लीजेंड ऑफ हरक्यूलिस में राजा एम्फिट्रियन की भूमिका निभाई। 9. 10. उन्हें 2019 में एक्शन कोरियोग्राफर यूएन वूपिंग के साथ फिर से जोड़ा गया जब उन्होंने डॉनी येन के साथ आईपी मैन 4 द फिनाले में मुख्य प्रतिपक्षी बार्टन गेडेस के रूप में अभिनय किया। 12. उन्होंने डे शिफ्ट 2022 और जॉन विक चैप्टर 4 2023 में भी अभिनय किया। टेओडोरा डुहोवनिकोवा, बल्गेरियाई, नी इवानोवा, जन्म 14 दिसंबर 1977, एक बल्गेरियाई अभिनेत्री है। वह बीएनटी सीरीज अंडरकवर 2011 से 2013 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। वह बॉयका, अनडिस्प्यूटेड 2016 और ओमनिप्रेजेंट 2017 में अपनी भूमिकाओं के लिए भी जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दुहोवनिकोवा का जन्म 14 दिसंबर 1977 को सोफिया, बुल्गारिया में हुआ था। उन्होंने नेशनल स्कूल फॉर एंशिएंट लैंग्वेजेज एंड कल्चर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में नेशनल एकेडमी फॉर थिएटर एंड फिल्म आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक चयनित फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2002 एंटीबॉडी ट्रेचक, 2003 रोश का पंथ रीता, 2007 व्यापार मार्ग लीना लिंडी हैमिल्टन, 2008 चरवाहा अन्ना लूसिया एशले, पूर्वानुमान मार्गरीटा, 2011 कोनन दा बार्बियन मठवासिनी, 2015 लाश संग्रहकर्ता कैट्या, 2016 बोयका,
निर्विवाद अल्मा। 2017 सर्वभूत अन्ना, बबल गम बिलियाना, डे ऑफ द डेड, ब्लडलाइन वेंडी। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2011 से 2013 आर में एलित्सा व्लादेवा 14 एपिसोड। 2013 जीवन का वृक्ष बोजुरा जेवेजोवा वुल्चेवा मुख्य भूमिका। 2014 सिकंदर महान ओलिम्पियास 2 एपिसोड। 2019 शैतान का गला मिया याजोवा मुख्य भूमिका। अलोन मोनी अबुतपुल या अबाउट बॉल हिब्रू, जन्म 28 मई 1965, एक इजरायली अभिनेता है। 1-2 उन्होंने 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में IFFI सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार पुरुष जीता। 3-4 प्रारंभिक जीवन। अबुतबुल का जन्म इजराइल के किर्यत अता में मिस्र और अल्जीरिया के एक सेफडिक यहूदी परिवार में हुआ था। 5 उन्होंने गिवाताइम के थेल्मा येलिन हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में शिक्षा प्राप्त की। उनके बड़े भाई का नाम अव्राहम अबुतबुल है। सिनेमाई करियर। 1980 के दशक। 1983 में थेल्मा येलिन हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद अबुतबुल इजरायली फिल्म हापनिमिया में दिखाई दिए। 1985 में अबुतबुल ने अमोस गुट्टमैन 6 द्वारा निर्देशित फिल्म बार 51 इंच में मोस्को अल्कालाई और स्मादर किल्चिंस्की के साथ अभिनय किया और इजरायली फिल्म बैटल ऑफ द चेयरमैनशिप में भी काम किया, जिसमें उन्होंने लोकप्रिय इजरायली कॉमेडी ग्रुप हागाशश हाहिवर के साथ अभिनय किया। 1986 में अबुतबुल फिल्म मलकत हकीता में दिखाई दिए। एक बड़ी लोकप्रिय फिल्म में अबुतबुल की पहली भूमिका 1986 में थी, जब उन्हें इजरायली फिल्म शेटी एच बाउट मिजिडोन 7 सिडोन से 2 उंगलियां में कास्ट किया गया था, एक फिल्म जो 1982 के लेबनान युद्ध पर हुई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए अबुतबुल को बाद में जेरूसलम फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस वर्ष उन्होंने अमेरिकी इजरायली सहनिर्माण एवरी टाइम वी से गुड बाय में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने गिला अल्मागोर के साथ अभिनय किया। 1987 में अबुतबुल इजरायली फोटो रोमन में दिखाई दिए। एक साल बाद अबुतबुल ने इजरायली फिल्म माकोम एल्याद हयाम में अनात जाचोर के साथ और अमेरिकी फिल्म रेम्बो 3 में सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ अभिनय किया। 1989 में हाकलव नामक एक लघु फिल्म और इजरायली अमेरिकी सहनिर्माण स्ट्रीट्स ऑफ टुमारो में अभिनय करने के बाद अबुतबुल इजरायली फिल्म एहाद मिशेलानु 8 वन ऑफ अस में डैन टोरेन और शेरोन अलेक्जेंडर के साथ दिखाई दिए। फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए अबुतबुल को जेरूसलम फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। 1990 के दशक। 1991 में अबुतबुल ने अमेरिकी फिल्म किलिंग स्ट्रीट्स में अभिनय किया। एक साल बाद 1992 में अबुतबुल ने इजरायली फिल्म रोकेड अल हाहोफ में अभिनय किया। 1993 में अबुतबुल ने एवी टोलेडानो के साथ इजरायली फिल्म हायरूशा में अभिनय किया। 1993 में अबुतबुल ने मेनहेम गोलान द्वारा निर्देशित डायरेक्ट टू वीडियो अमेरिकी एक्शन फिल्म डेडली हीरोज में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने उरी गैब्रियल के साथ अभिनय किया। 1995 में अबुतबुल ने गुर बेंटविच की फिल्म हाकोचाव हकाचोल का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। 1995 में अबुतबुल ने गिला अल्मागोर और अनात वैक्समैन के साथ इजरायली फिल्म लेलासेडे में अभिनय किया और ओरना बानाई के साथ इजरायली फिल्म हाखेजी हाशेनी में भी अभिनय किया। 1998 में अबुतबुल ने इजरायली टीवी फिल्म माजल दगिम और इजरायली फिल्म जेंटिला में अभिनय किया। 1999 में उन्होंने इजरायली फिल्म लव 8 सेकंड साइट में अभिनय किया। 2000 में अबुतबुल ने हाइफा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दशक के फिल्म अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2001 में अबुतबुल ने जीन क्लाउड वैन डैम और चार्लटन हेस्टन सहित अन्य कलाकारों के साथ फिल्म द ऑर्डर में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने इजरायली फिल्मों मार्स टर्की और ए 5 मिनट्स वॉक में भी काम किया। 2003 में
अबुतबुल ने इजरायली फिल्म नीनाज ट्रेजेडीज में एलेट जुरर और योरम हताब के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए अबुतबुल को बाद में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ओफिर पुरस्कार मिला। 2005 में अबुतबुल ने इजरायली फिल्म डांस में मोनी मोशोनोव और युवल सेगल के साथ अभिनय किया और स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित अमेरिकी फिल्म म्यूनिख में भी दिखाई दिए। 2006 में अबुतबुल ने जोसेफ सीडर द्वारा निर्देशित पुरस्कार विजेता इजरायली फिल्म ब्यूफोर्ट में अभिनय किया। 2007 में अबुतबुल ने एलेट मेनाहेमी द्वारा निर्देशित फिल्म नूडल में मिली अविटल और अनाथ वैक्समैन के साथ अभिनय किया और लियोर अश्केनाजी, एलेट जुरर और अस्सी दयान के साथ इजरायली फिल्म राक क्लाविम रज्जिम होफ्शी में अभिनय किया। 2008 में अबुतबुल ने इजरायली फिल्म शिवा और रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित अमेरिकी फिल्म बॉडी ऑफ लाइज में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो और रसेल क्रो के साथ अभिनय किया। 2009 में अबुतबुल ने यिगाल बर्स्टीन की फिल्म हैंड ऑफ गॉड में मोशे इव्गी और डोरित बारोर के साथ अभिनय किया। जुलाई 2008 में अबुतबुल और मोशे इव्गी को इस फिल्म में उनकी भूमिकाओं के लिए जेरूसलम फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। 2010 के दशक 2012 में अबुतबुल द डार्क नाइट राइजेज में एक मूल चरित्र डॉ लियोनिद पावेल के रूप में दिखाई दिए। यह फिल्म 20 जुलाई 2012 को उत्तरी अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 2016 में अबुतबुल ने फिल्म लंदन हैज फॉलन में हथियार डीलर से आतंकवादी मास्टरमाइंड आमिर बरकावी की भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन भी थे। 2015 में उन्होंने सलमा हायेक और एड्रियन ब्रॉडी के साथ फिल्म सेप्टेम्बर्स ऑफ शिराज में मोहसिन की भूमिका निभाई, जो एक क्रांतिकारी गार्ड पूछताछ करता है जो इशाक ब्रॉडी को रिहा करता है और शाह के शासन के साथ उसके सहयोग के सबूत नष्ट कर देता है और महारानी को आभूषण बेचता है। रिहाई आंशिक रूप से रिश्वतखोरी के कारण और आंशिक रूप से दया और न्याय के कारण होती है। थिएटर वर्षों के दौरान अबुतबुल ने कई थिएटर शो किए, ज्यादातर हबीमा थिएटर में, जिनमें अन्य के अलावा शामिल थे हेमलेट, कैवियर और लेंटिल्स, ब्लड ब्रदर्स, क्लोजर और फॉरगिवनेस। अबुतबुल ने हाइफा थिएटर में विभिन्न नाटकों में भी अभिनय किया, जिनमें किंग लियर, अंडोरा, येर और बेनशिट्रिट्स बेबी शामिल थे। टीवी 1997 में अबुतबुल ने इजरायली अभिनेत्री टिंकर बेल और सिवन शावित के साथ इजरायली नाटक ए स्पेक ऑन द आईलैश में अभिनय किया। 1998 में अबुतबुल ने इजरायली ड्रामा सीरीज कैंपेन में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने इजरायली टीवी फिल्म इमहुकिम में रिवका माइकेली के साथ अभिनय किया। 1999 से अबुतबुल ने पुरस्कार विजेता इजरायली ड्रामा सीरीज शबातोत वेहागिम में ड्रोर केरेन, मेरव ग्रुबर, लियोर अश्केनाजी और येल अबेकासिस के साथ अभिनय करना शुरू किया। यह सीरीज 2004 तक 5 सीजन तक चली। अबुतबुल ने सीरीज के एक एपिसोड का निर्देशन भी किया। 2004 में अबुतबुल ने इजरायली टीवी फिल्म एगोज में भाग लिया। 2005 में अबुतबुल ने इजरायली चैनल 2 पर प्रसारित इजरायली ड्रामा सीरीज मेलानोमा माई लव में यिगाल अडिका के साथ अभिनय किया। 2006 में अबुतबुल ने इजरायली चैनल 2 पर प्रसारित इजरायली ड्रामा सीरीज इमाले में माया डेगन और ओरना बानाई के साथ अभिनय किया। 2007 में अबुतबुल ने इजरायली चैनल 2 पर प्रसारित रियलिटी शो डांसिंग विद द स्टार्स के तीसरे सीजन में भाग लिया और इसके अलावा वह इजरायली ड्रामा सीरीज लॉस्ट एंड फाउंड में भी दिखाई दिए। 2009 में अबुतबुल ने इजरायली टेलीनोवेला हालुफा के तीसरे सीजन में भाग लिया। 2010 में अबुतबुल ने कई अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिका निभाई, जिनमें NCIS, फ्रिंज, द मेंटलिस्ट और कैसल शामिल है। 2012 में अबुतबुल ने कई और अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखलाओं में उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें बर्न नोटिस और होमलैंड का सीजन 2 का समापन शामिल था। 2013 में अबुतबुल ने AMC श्रृंखला लो विंटर सन में उपस्थिति दर्ज कराई।
अबुतबुल स्नोफॉल नामक एक टीवी सीरीज के कलाकार है जो एक एफएक्स प्रोडक्शन है। इस सीरीज का प्रीमियर 5 जुलाई 2017 को हुआ था। वह इस शो में एवी ड्रेक्सलर का किरदार निभा रहे हैं। अबुतबुल ने 3 बिलों में टेल्स ऑफ आर्केडिया श्रृंखला में अभिनय किया, जहां उन्होंने श्रृंखला के मुख्य खलनायक जनरल वेल मोरांडो की आवाज दी। 8 जनवरी 2020 को वह हवाई 5-0 में जेव शाजम के रूप में दिखाई दिए। 2022 में वह एफबीआई इंटरनेशनल सीजन 1 एपिसोड 21 में पावेल नोविकोव के रूप में दिखाई दिए। व्यक्तिगत जीवन। आज अबुतबुल अपनी पुरानी प्रेमिका इजरायली निर्देशक शिरबिल्या के साथ लॉस एंजिल्स में रहते हैं, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। अबुतबुल दिवंगत गायक और अभिनेता अब्राहम अबुतबुल के छोटे भाई हैं, जो बाद में हसीदिक यहूदी बन गए। अबुतबुल अपनी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। 2006 में इजरायल में हुए चुनावों के दौरान अबुतबुल ने इजरायली लेबर पार्टी का समर्थन किया था। उस दौरान उन्होंने इजरायली वेब पोर्टल वाल्ला और लोकप्रिय इजरायली समाचार वेबसाइट इनेट में एक विशेष कॉलम लिखा था, और इसके अलावा उन्होंने एक विशेष गीत भी लिखा था जो इजरायली समाज और नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर केंद्रित था। जूलियन एमिलियानो वर्गोव, बल्गेरियाई, जन्म 15 जुलाई 1970, एक बल्गेरियाई अभिनेता है। उन्हें ड्रामा सीरीज ग्लास होम 2010 से 2012 और मेडिकल ड्रामा स्टोलन लाइफ 2017 से 2019 में अभिनय के लिए जाना जाता है। वर्गोव ने थिएटर में अपने अभिनय की शुरुआत की। इवान वाजोव नेशनल थिएटर में लीलिया अबादजिवा के रोमियो और जूलियट में अभिनय किया। बाद में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया और कई बल्गेरियाई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे सीमस्ट्रेसेस 2007, मिशन लंदन 2010, डायरेक्शन 2017 और इन द हार्ट ऑफ द मशीन 2022। साथ ही कई हॉलीवुड प्रोडक्शंस में भी दिखाई दिए, जैसे इनहेल 2003, अंटिल डेथ 2007, द फोर्थ काइंड 2014 और बॉयका अनडिस्प्यूटेड 2017। शिक्षा। अभिनय से पहले वर्गोव ने 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2001 में उन्होंने सोफिया में ल्यूबेन ग्रॉयस थिएटर कॉलेज से स्नातक किया, जहां उन्होंने प्रोफेसर त्वेताना मानेवा की कक्षा में अभिनय का अध्ययन किया। आजीविका। वेरगोव ने इवान वाजोव राष्ट्रीय रंगमंच के मंच पर अपनी शुरुआत विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट से की, जिसका मंचन लिलिया अबादजीवा ने किया था। उनके अन्य नाट्य प्रदर्शनों में टीयर एंड लाफ्टर ड्रामा थिएटर में द सीगल और हेमलेट, नहर के पीछे स्मॉल सिटी थिएटर में द मैरिज ऑफ फिगारो, नेशनल पैलेस ऑफ कल्चर में प्लाटोनोव, स्फुमाटो थिएटर में द वर्डिक्ट और क्राइम एंड पनिशमेंट, और इवान वाजोव राष्ट्रीय रंगमंच में द गोट और हु इज सिल्विया शामिल है। थिएटर के अलावा वेरगोव ने विभिन्न टेलीविजन प्रस्तुतियों में अभिनय किया है, जैसे कि बीटीवी सिटकॉम शी एंड ही 2002 से 2008। 2010 में उन्होंने ड्रामा सीरीज ग्लास हाउस में अभिनय किया, जहां उन्होंने निकोलाई का किरदार निभाया। 2012 में वह रेवोल्यूशन जेड, सेक्स, लाइज एंड म्यूजिक में मिस्टर सावोव के रूप में दिखाई दिए, और 2017 और 2019 के बीच उन्होंने नोवा की मेडिकल ड्रामा सीरीज स्टोलन लाइफ में अभिनय किया। 2019 और 2020 में वह द मास्क्ड सिंगर में अतिथि पैनलिस्ट थे। 2020 और 2021 में वह योर फेस साउंड्स फ़मिलियर के बल्गेरियाई रूपांतरण में जज थे। व्यक्तिगत जीवन। वेरगोव अपनी पार्टनर इरिना यालामोवा के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है। उनकी एक बेटी है, जिसका नाम एलेना है। 3 पुरस्कार। 2015 में वेरगोव ने इवान वाजोव नेशनल थिएटर के नाटक द थेसालोनिकी कॉन्स्पिरेटर्स में बोरिस सराफोव की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का इकारस पुरस्कार जीता। 2021 में उन्होंने बल्गेरियाई ड्रामा फिल्म जर्मन लेसन्स 2020 में अपनी भूमिका के लिए रिवेरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। प्री प्रोडक्शन।
किसी फिल्म, टेलीविजन शो, नाटक, वीडियो गेम या अन्य प्रदर्शन में शामिल कुछ तत्वों की योजना बनाने की प्रक्रिया है, जो प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन से अलग है। प्री प्रोडक्शन तब समाप्त होता है जब योजना समाप्त हो जाती है और सामग्री का निर्माण शुरू हो जाता है। फिल्म में मुख्य लेख। फिल्म निर्माण पूर्व निर्माण। किसी प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद प्री प्रोडक्शन औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है। इसमें स्क्रिप्ट को अंतिम रूप देना, कलाकारों और क्रू को नियुक्त करना, लोकेशन ढूंढना, जरूरी उपकरणों का निर्धारण और बजट तय करना शामिल है। इस स्तर पर प्रोडक्शन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता है। आमतौर पर वित्तपोषण की पुष्टि हो जाती है और मुख्य कलाकार, निर्देशक और छायाकार जैसे कई प्रमुख तत्व तय हो जाते हैं। प्री प्रोडक्शन के अंत तक पटकथा आमतौर पर अंतिम रूप दे दी जाती है और सभी फाइनेंसरों और अन्य हितधारकों के लिए संतोषजनक होती है। प्री प्रोडक्शन के दौरान स्क्रिप्ट को स्टोरी बोर्ड के साथ अलग अलग दृश्यों में तोड़ दिया जाता है और सभी स्थानों, प्रॉप्स, कलाकारों के सदस्यों, वेशभूषा, विशेष प्रभावों और दृश्य प्रभावों की पहचान की जाती है। एक अत्यंत विस्तृत शूटिंग शेड्यूल तैयार किया जाता है और आवश्यक तत्वों को उचित समय पर फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। सेट का निर्माण किया जाता है, चालक दल को काम पर रखा जाता है, वित्तीय व्यवस्था की जाती है और प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआत की तारीख तय की जाती है। प्री प्रोडक्शन में कुछ बिंदु पर स्क्रिप्ट का एक रीड थ्रू होगा, जिसमें आमतौर पर बोलने वाले हिस्सों के साथ सभी कलाकार, निर्देशक, सभी विभागाध्यक्ष, फाइनेंसर, निर्माता और प्रचारक शामिल होते हैं। संगीत में संगीत उद्योग में प्री प्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक रिकॉर्डिंग कलाकार अपने संगीत विचारों को रचने और परिष्कृत करने में समय लगाता है। इस प्रकार कलाकार गीत के रचनात्मक आधार को स्थापित करने के लिए गीत की डेमो रिकॉर्डिंग या रफ ड्राफ्ट तैयार करता है। इससे महंगे स्टूडियो में लगने वाले समय और धन की बचत होती है। इसका लक्ष्य उत्पादन के प्रमुख रिकॉर्डिंग चरण में प्रवेश करना होता है, जिसमें मूल और सबसे आशाजनक विचार पहले से ही स्थापित हो चुके होते हैं। इस प्रक्रिया को पसंद करने वाले उल्लेखनीय निर्माताओं में ब्रूस फेयरबर्न और बॉब रॉक शामिल है। दोनों ने बॉन जोवी के स्लिपरी व्हेन वेट, मोटली क्रू के डॉ फील गुड, मेटालिका के द ब्लैक एल्बम और एरोस्मिथ के परमानेंट वेकेशन जैसे सफल एल्बम बनाए हैं। पोस्ट प्रोडक्शन, जिसे केवल पोस्ट के रूप में भी जाना जाता है, फिल्म निर्माण, वीडियो निर्माण, ऑडियो निर्माण और फोटोग्राफी की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पोस्ट प्रोडक्शन में मुख्य फोटोग्राफी या व्यक्तिगत कार्यक्रम खंडों की रिकॉर्डिंग के बाद होने वाले उत्पादन के सभी चरण शामिल होते हैं। 1-2 पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया के पारंपरिक पहले चरण, नॉनलीनियर, एनालॉग फिल्म संपादन की जगह अब डिजिटल या वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर ने ले ली है, जो एक नॉनलीनियर संपादन एनएलई प्रणाली के रूप में काम करता है। नॉनलीनियर संपादन का लाभ यह है कि इसमें दृश्यों को क्रम से संपादित किया जा सकता है, जिससे इच्छानुसार रचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह लचीलापन भावनात्मक प्रभाव के लिए फिल्म को एक विचारशील और सार्थक तरीके से सावधानीपूर्वक आकार देने में मदद करता है। एक बार जब प्रोडक्शन टीम पिक्चर एडिटिंग से संतुष्ट हो जाती है, तो एडिटिंग लॉक हो जाती है। इस बिंदु पर टर्नओवर प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें पिक्चर को लैब और कलर फिनिशिंग के लिए तैयार किया जाता है और साउंड को स्पॉट किया जाता है और साउंड डिजाइन, कंपोजिंग और साउंड मिक्सिंग के लिए संगीतकार और साउंड डिजाइनरों को सौंप दिया जाता है। 2 प्रक्रियाओं। टेंटेड ब्लू स्टूडियो में एक ध्वनि नियंत्रण कक्ष 2010। पोस्ट प्रोडक्शन में कई अलग अलग प्रक्रियाएं शामिल होती है, जिन्हें एक ही नाम से समूहीकृत किया जाता है। इनमें आमतौर पर शामिल है 3 जब विषय वस्तु को फिल्म पर फिल्माया जाता है, तो उसे आमतौर पर वीडियो, डीपीएक्स, OpenXR में टेलीसीन या अधिक आधुनिक मोशन पिक्चर फिल्म स्कैनर के साथ स्थानांतरित किया जाता है।
फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रम की सामग्री का संपादन करना, लेखन, रिकॉर्डिंग और पुनः रिकॉर्डिंग और साउंड ट्रैक का संपादन, दृश्य प्रभाव जोड़ना, मुख्य रूप से कंप्यूटर जनित इमेजरी, सीजीआई, जिसे फिर फ्रेम में संयोजित किया जाता है, ध्वनि डिजाइन, ध्वनि प्रभाव, एडीआर, फोली और संगीत, एक प्रक्रिया में समापन होता है जिसे ध्वनि पुनः रिकॉर्डिंग या पेशेवर ऑडियो उपकरणों के साथ मिश्रण के रूप में जाना जाता है। 2D में शूट की गई सामग्री के मामले में स्टीरियोस्कोपिक 3D रूपांतरण, जिसे 3D रिलीज किया जाना है, रंग सूट में रंग ग्रेडिंग और रंग सुधार, उपशीर्षक, बंद कैप्शनिंग या डबिंग। किसी फिल्म के निर्माण का पोस्ट प्रोडक्शन चरण आमतौर पर फिल्म की वास्तविक शूटिंग से ज्यादा लंबा होता है। इसे पूरा होने में कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण संपादन, रंग सुधार और संगीत व ध्वनि जोड़ना शामिल होता है। फिल्म संपादन की प्रक्रिया को द्वितीय निर्देशन भी कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन के माध्यम से फिल्म के उद्देश्य को बदलना संभव होता है। इसके अलावा रंग ग्रेडिंग उपकरणों और संगीत व ध्वनि के इस्तेमाल से फिल्म के माहौल को काफी हद तक प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नीले रंग की फिल्म ठंडे माहौल से जुड़ी होती है। संगीत और ध्वनि का चुनाव दर्शकों को दिखाए जाने वाले दृश्यों के प्रभाव को बढ़ा देता है। टेलीविजन में पोस्ट प्रोडक्शन के चरणों में शामिल है संपादन, वीडियो संपादन, रंग सुधार, संयोजन, ध्वनि संपादन, पुनः रिकॉर्डिंग, एनिमेशन और दृश्य प्रभाव सम्मिलन, अलग अलग संपादित ऑडियो और वीडियो ट्रैक को एक साथ जोड़ना और प्रसारण के लिए वितरण। फोटोग्राफी, पेशेवर पोस्ट प्रोड्यूसर आमतौर पर किसी फोटोग्राफर या इमेज बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए रॉ इमेज फॉर्मेट पर एक निश्चित श्रेणी के इमेज एडिटिंग ऑपरेशन लागू करते हैं। इस काम को करने के लिए कई तरह के मालिकाना, मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जो कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन के पहले चरण में आमतौर पर कच्ची छवियों को पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में लोड करना होता है। यदि एक से ज्यादा छवियां हैं और वे एक ही सेट से संबंधित हैं, तो आदर्श रूप से पोस्ट प्रोड्यूसर उन्हें लोड करने से पहले छवियों को एक समान बनाने का प्रयास करते हैं। अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो अगला चरण पेन टूल से छवियों में मौजूद वस्तुओं को एकदम सही और साफ कट के लिए काटना होगा। अगला चरण हीलिंग टूल, क्लोन टूल और पैच टूल जैसे टूल्स का उपयोग करके छवि को साफ करना होगा। अगले चरण इस बात पर निर्भर करते हैं कि ग्राहक ने क्या ऑर्डर किया है। अगर यह एक फोटो मोन्टाज है, तो पोस्ट प्रोड्यूसर आमतौर पर अलग अलग तस्वीरों को अंतिम दस्तावेज में जोड़ना शुरू करते हैं और तस्वीरों को पृष्ठभूमि के साथ एकीकृत करना शुरू करते हैं। विज्ञापन में आमतौर पर कई छवियों को एक फोटो संरचना में एक साथ जोड़ना आवश्यक होता है। आमतौर पर किए जाने वाले कार्य के प्रकार: ऐसे विज्ञापन जिनमें एक पृष्ठभूमि, जैसे एक या एक से अधिक छवियों को इकट्ठा करना और एक या एक से अधिक मॉडलों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इसमें सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि अक्सर ये इमेज बैंक छवियां होती है जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती और उन सभी में अलग अलग प्रकाश और रंग होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर बैठे एक ही फोटोग्राफर द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया होता। उत्पाद फोटोग्राफी में आमतौर पर एक ही वस्तु की अलग अलग रोशनी में कई छवियों की आवश्यकता होती है और उन्हें एक साथ जोड़कर प्रकाश और अवांछित प्रतिबिंबों को नियंत्रित करने के लिए या उन हिस्सों को जोड़ने के लिए जिन्हें एक शॉट में प्राप्त करना मुश्किल होता है, जैसे बियर के विज्ञापन के लिए बियर का गिलास। कभी कभी बियर के गिलास की एक छवि को संयोजित करने के लिए 4 या 5 छवियों की आवश्यकता होती है, एक आधार के लिए, एक बियर के लिए, एक लेबल के लिए, एक झाग के लिए और यदि वांछित हो तो बियर के छींटे के लिए एक या अधिक। फैशन फोटोग्राफी, जिसमें आमतौर पर संपादकीय या विज्ञापन के लिए भारी पोस्ट प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। संगीत पोस्ट प्रोडक्शन में प्रयुक्त तकनीकों में शामिल हैं कंपोजिटिंग का संक्षिप्त रूप,
या कई टेक के सर्वोत्तम भागों को एक ही कंपोजिट टेक में संकलित करना। 4. 5. टाइमिंग और पिच सुधार, शायद बीट क्वांटिजेशन और प्रभाव मिक्सिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक इष्टतम ध्वनि अनुभव प्रदान करने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत ट्रैक के स्तर को समान बनाना भी शामिल हो सकता है। 6. नाम के विपरीत, पोस्ट प्रोडक्शन रिकॉर्डिंग और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी भी बिंदु पर हो सकता है। बुल्गारिया, आधिकारिक तौर पर बुल्गारिया गणराज्य, बी दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह बाल्कन के पूर्वी भाग में डेन्यूब नदी के दक्षिण और काला सागर के पश्चिम में स्थित है। बुल्गारिया की सीमा दक्षिण में ग्रीस और तुर्की, पश्चिम में सर्बिया और उत्तरी मैसेडोनिया और उत्तर में रोमानिया से लगती है। इसका क्षेत्रफल 1,10,994 वर्ग किलोमीटर 42,855 वर्ग मील है और यह यूरोपीय संघ में 10वां सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का 16वां सबसे बड़ा देश है। सोफिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। अन्य प्रमुख शहरों में बरगास, प्लोवदीव और वरना शामिल है। आधुनिक बुल्गारिया की भूमि में सबसे शुरुआती समाजों में से एक करानोवो संस्कृति 6500 ईसा पूर्व थी। 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र प्राचीन थ्रेसियन, फारसियों, सेल्ट्स और मैसेडोनियन के लिए एक युद्ध का मैदान था। स्थिरता तब आई जब रोमन साम्राज्य ने ईस्वी सन 45 में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। रोमन राज्य के विखंडित होने के बाद क्षेत्र में आदिवासी आक्रमण फिर से शुरू हो गए। 6वीं शताब्दी के आसपास इन क्षेत्रों में शुरुआती स्लावों ने बसावट की। अस्पारूह के नेतृत्व में बुल्गारों ने पुराने महान बुल्गारिया की भूमि से हमला किया और 7वीं शताब्दी के अंत में बाल्कन पर स्थायी रूप से आक्रमण कर दिया। उन्होंने पहला बल्गेरियाई साम्राज्य स्थापित किया, जिसे 681 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य द्वारा संधि द्वारा विजयी रूप से मान्यता दी गई। प्रथम बल्गेरियाई साम्राज्य 11वीं शताब्दी के आरंभ तक चला, जब बीजांटिन सम्राट बेसिल द्वितीय ने इसे जीतकर ध्वस्त कर दिया। 1185 में एक सफल बल्गेरियाई विद्रोह ने द्वितीय बल्गेरियाई साम्राज्य की स्थापना की, जो इवान असेन द्वितीय 1218 से 1241 के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया। कई भीषण युद्धों और सामंती संघर्षों के बाद यह साम्राज्य विघटित हो गया और 1396 में लगभग 5 शताब्दियों तक ओटोमन शासन के अधीन रहा। 1877 से 78 के रूस तुर्की युद्ध के परिणामस्वरूप तीसरे और वर्तमान बल्गेरियाई राज्य का गठन हुआ, जिसने 1908 में ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की। कई जातीय बल्गेरियाई लोगों को नए राष्ट्र की सीमाओं से बाहर छोड़ दिया गया, जिससे अप्रवासी भावनाएं भड़की और इसके पड़ोसियों के साथ कई संघर्ष हुए और दोनों विश्व युद्धों में जर्मनी के साथ गठबंधन हुए। 1946 में बुल्गारिया सोवियत नेतृत्व वाले पूर्वी ब्लॉक के अधीन आ गया और एक समाजवादी राज्य बन गया। 1989 की क्रांतियों के बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता पर अपना एकाधिकार त्याग दिया और बहुदलीय चुनावों की अनुमति दी। इसके बाद बुल्गारिया एक लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। 1991 में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाने के बाद से बुल्गारिया 28 प्रांतों वाला एक संसदीय गणराज्य रहा है, जिसमें उच्च स्तर का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक केंद्रीकरण है। इसकी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था यूरोपीय एकल बाजार का हिस्सा है और मुख्यतः सेवाओं पर आधारित है। इसके बाद विनिर्माण, खनन और कृषि का स्थान आता है। बुल्गारिया प्राकृतिक गैस और तेल पाइपलाइनों के लिए एक पारगमन देश के रूप में अपनी भूमिका के साथ साथ काला सागर पर अपनी रणनीतिक स्थिति से भी प्रभावित रहा है। इसके विदेशी संबंधों को इसकी भौगोलिक स्थिति और यूरोपीय संघ, शेंगेन क्षेत्र और नाटो में इसकी आधुनिक सदस्यता ने आकार दिया है। शब्द साधन: बुल्गारिया नाम बुल्गार से लिया गया है, जो तुर्क मूल की एक जनजाति थी जिसने प्रथम बल्गेरियाई साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके नाम को पूरी तरह से समझा नहीं गया है और इसे 4वीं शताब्दी ईस्वी से पहले का पता लगाना मुश्किल है। 11 लेकिन यह संभवतः प्रोटोतुर्किक शब्द बुल्गा, मिलाना, हिलाना, हलचल
और इसके व्युत्पन्न बुल्गाक, विद्रोह, अव्यवस्था से लिया गया है। 12 इसका अर्थ आगे विद्रोही, उकसाना या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करना तक बढ़ाया जा सकता है और इसलिए व्युत्पन्न में अशांति फैलाने वाले भी शामिल है। 13, 14, 15 आंतरिक एशिया में ध्वन्यात्मक रूप से करीबी नामों वाले जनजातीय समूहों को अक्सर समान शब्दों में वर्णित किया जाता था, जैसे बुलुओजी, 5 बर्बर समूहों का एक घटक, जिन्हें 4वीं शताब्दी के दौरान दोनों के रूप में चित्रित किया गया था, एक मिश्रित जाति और उपद्रवी। 16 इतिहास। मुख्य लेख बुल्गारिया का इतिहास, प्रागैतिहासिक और पुरातनता। अधिक जानकारी प्रागैतिहासिक यूरोप, पुराना यूरोप, पुरातत्व, नवपाषाण यूरोप, ताम्रपाषाण यूरोप, कांस्य युग यूरोप, लौह युग यूरोप, ओड्रिसियन साम्राज्य, थ्रेसियन, यूनानी उपनिवेशवाद और स्लाव। राष्ट्रीय ऐतिहासिक संग्रहालय में थ्रेसियन स्वर्ण पुष्पमाला प्रदर्शित। राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में ओड्रिसियन स्वर्ण पुष्पमाला। निएंडरथल अवशेष लगभग 1,50,000 साल पहले या मध्य पुरापाषाण काल के हैं, जो आधुनिक बुल्गारिया की भूमि में मानव गतिविधि के शुरुआती निशान है। 17 होमो सेपियंस के अवशेष वहां पाए गए हैं, जिनकी आयु लगभग 47,000 वर्ष बीपी है। यह परिणाम यूरोप में आधुनिक मनुष्यों के शुरुआती आगमन का प्रतिनिधित्व करता है। 18 19 कर्नोवो संस्कृति लगभग 6500 ईसा पूर्व उत्पन्न हुई और यह इस क्षेत्र के कई नवपाषाण समाजों में से एक थी जो कृषि पर पनपी थी। 20 ताम्र युग वर्ना संस्कृति 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व को सोने की धातु विज्ञान का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। 21 22 संबंधित वर्ना नेक्रोपोलिस खजाने में दुनिया के सबसे पुराने सुनहरे आभूषण है, जिनकी अनुमानित आयु 6000 वर्ष से अधिक है। 23 24 यह खजाना शुरुआती यूरोपीय समाजों में सामाजिक पदानुक्रम और स्तरीकरण को समझने के लिए मूल्यवान रहा है। 25 26 27 थ्रेसियन आधुनिक बुल्गारियाई लोगों के 3 प्राथमिक पैतृक समूहों में से एक, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से कुछ समय पहले बाल्कन प्रायद्वीप पर दिखाई दिए। 28 29 30 थ्रेसियन धातु विज्ञान में उत्कृष्ट थे और उन्होंने यूनानियों को ऑर्फियन और डायोनिसियन पंथ दिए, लेकिन आदिवासी और राज्यविहीन बने रहे। 31 फारसी अचमेनिद साम्राज्य ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान बुल्गारिया, विशेष रूप से पूर्वी बुल्गारिया के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और 479 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। 32 33 आक्रमण थ्रेसियन एकता के लिए उत्प्रेरक बन गया और उनके जनजातियों के थोक ने 470 ईसा पूर्व में ओड्रिसियन साम्राज्य बनाने के लिए राजा टेरेस के नेतृत्व में एकजुट हुए। 31 33 34 341 ईसा पूर्व में मैसेडोन के फिलिप द्वितीय द्वारा इसे कमजोर और जागीरदार बना दिया गया। 35 तीसरी शताब्दी में सेल्ट्स द्वारा हमला किया गया। 36 और अंततः 45 ईस्वी में यह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। 37 पहली शताब्दी ईस्वी के अंत तक पूरे बाल्कन प्रायद्वीप पर रोमन शासन स्थापित हो गया था और 4वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में ईसाई धर्म फैलने लगा था। 31 गोथिक बाइबिल पहली जर्मनिक भाषा की पुस्तक गोथिक बिशप उल्फिलास द्वारा आज के उत्तरी बुल्गारिया में लगभग 381 में बनाई गई थी। 38 476 में रोम के पतन के बाद यह क्षेत्र बीजान्टिन नियंत्रण में आ गया। बीजान्टिन फारस के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध में लगे रहे और बर्बर आक्रमणों से अपने बाल्कन क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर सके। 39 इसने स्लावों को बाल्कन प्रायद्वीप में लुटेरों के रूप में प्रवेश करने में सक्षम बनाया, मुख्य रूप से डेन्यूब नदी और बाल्कन पर्वत के बीच के क्षेत्र से, जिसे मोसिया के रूप में जाना जाता है। 40 धीरे धीरे प्रायद्वीप का आंतरिक भाग दक्षिण स्लावों का देश बन गया। 41 42 स्लावों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंशिक रूप से हेलेनाइज्ड, रोमनाइज्ड और गोथिकाइज्ड थ्रेसियन को आत्मसात कर लिया। 43 44 45 46
प्रथम बल्गेरियाई साम्राज्य। मुख्य लेख। प्रथम बल्गेरियाई साम्राज्य। बल्गेरियाई सम्राट शिमोन प्रथम को दर्शाती एक पेंटिंग। सम्राट शिमोन प्रथम। स्लावोनिक साहित्य का प्रातःकालीन तारा। अल्फोंस मुचा द्वारा लिखित स्लाव महाकाव्य चक्र। स्लाव आक्रमण के कुछ समय बाद मोएशिया पर एक बार फिर आक्रमण हुआ, इस बार खान अस्परुख के नेतृत्व में बुल्गारों द्वारा। 47 उनकी सेना पुराने महान बुल्गारिया का अवशेष थी, जो काला सागर के उत्तर में स्थित एक विलुप्त जनजातीय संघ था, जो अब यूक्रेन और दक्षिणी रूस में स्थित है। अस्परुख ने मोएशिया में बीजांटिन क्षेत्रों पर हमला किया और 680 में वहां की स्लाव जनजातियों पर विजय प्राप्त की। 29 में बीजांटिन साम्राज्य के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने प्रथम बल्गेरियाई साम्राज्य की नींव रखी। अल्पसंख्यक बुल्गारों ने एक घनिष्ठ शासक जाति का गठन किया। 48 सफल शासकों ने 8वीं और 9वीं शताब्दियों के दौरान बल्गेरियाई राज्य को मजबूत किया। क्रुम ने कानून का एक लिखित कोर पेश किया। 49 और प्लिस्का की लड़ाई में एक प्रमुख बीजांटिन आक्रमण की जांच की, जिसमें बीजांटिन सम्राट नीसफोरस आय मारा गया। 50 बोरिस आय ने पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई धर्म के पक्ष में 864 में बुतपरस्ती को समाप्त कर दिया। धर्मांतरण के बाद बल्गेरियाई चर्च की बीजांटिन मान्यता 51 और राजधानी प्रेस्लाव में विकसित सिरिलिक वर्णमाला को अपनाया गया। 52 आम भाषा, धर्म और लिपि ने केंद्रीय प्राधिकरण को मजबूत किया और धीरे धीरे स्लाव और बुल्गार को एक एकीकृत लोगों में मिला दिया, जो एक ही स्लाव भाषा बोलते थे। 53 52 शिमोन द ग्रेट के 34 साल के शासन के दौरान एक स्वर्ण युग शुरू हुआ। 54 पुरानी बल्गेरियाई में निर्मित साहित्य जल्द ही बुल्गारिया से उत्तर में फैल गया और बाल्कन और पूर्वी यूरोप की भाषा बन गया। 55 56 57 58 59 क्रुम राजवंश के दौरान बल्गेरियाई साम्राज्य की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति ने बुल्गारिया को उस समय यूरोप में 3 महाशक्तियों में से एक बना दिया, जिसमें बीजांटिन साम्राज्य और फ्रैंक्स का कैरोलिंगियन साम्राज्य शामिल था, जो बाद में पवित्र रोमन साम्राज्य बन गया। शिमोन की मृत्यु के बाद बुल्गारिया मग्यार और पेचेनेग्स के साथ युद्धों और बोगोमिलिज्म के प्रसार से कमजोर हो गया था। 53 61 शिमोन के उत्तराधिकारी पीटर आय ने एक अनुकूल शांति संधि पर बातचीत की। बीजांटिन उन्हें बुल्गारिया के सम्राट और बल्गेरियाई रूढ़िवादी चर्च को एक स्वतंत्र कुलपति के रूप में मान्यता देने के साथ साथ वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए सहमत हुए। 62 63 64 पीटर और रोमानोस की पोती आइरीन लेकापीन के बीच विवाह से शांति मजबूत हुई। 63 65 इस समझौते ने दोनों शक्तियों के बीच 40 साल के शांतिपूर्ण संबंधों की शुरुआत की। अपने शासनकाल के पहले वर्षों के दौरान पीटर आय को अपने 3 भाइयों में से 2 928 में जॉन और 930 में माइकल के विद्रोह का सामना करना पड़ा। 66 सम्राट पीटर आय के शासनकाल के अधिकांश समय में साम्राज्य ने राजनीतिक सुदृढ़ीकरण, आर्थिक विस्तार और सांस्कृतिक गतिविधि का आनंद लिया। 67 68 प्रेस्लाव को लगातार रूस और बीजांटिन आक्रमणों के बाद 971 में बीजांटिन सेना द्वारा जब्त कर लिया गया था। 53 साम्राज्य संक्षेप में सैमुएल के तहत हमलों से उबर गया। 69 लेकिन यह तब समाप्त हो गया जब बीजांटिन सम्राट बेसिल द्वितीय ने 1014 में क्लाइच में बल्गेरियाई सेना को हरा दिया। सैमुअल की लड़ाई के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। 70 और 1018 तक बीजांटिन ने प्रथम बल्गेरियाई साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। 71 विजय के बाद बेसिल द्वितीय ने स्थानीय कुलीनता के शासन को बनाए रखने, उन्हें बीजांटिन नौकरशाही और अभिजात वर्ग में एकीकृत करने और सोने में करों का भुगतान करने के दायित्व से उनकी भूमि को मुक्त करने, इसके बजाय वस्तु के रूप में कर की अनुमति देकर विद्रोहों को रोका। 72 73 बल्गेरियाई पैट्रियार्केट को एक आर्चबिशप्रिक में घटा दिया गया था। दूसरा बल्गेरियाई साम्राज्य। मुख्य लेख। दूसरा बल्गेरियाई साम्राज्य। 13वीं शताब्दी के मध्य में बल्गेरियाई साम्राज्य का एक मानचित्र।
इवान असेन द्वितीय 1218 से 1241 के शासनकाल के दौरान द्वितीय बल्गेरियाई साम्राज्य के सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार को दर्शाने वाला एक मानचित्र। बेसिल की मृत्यु के बाद बीजांटिन की घरेलू नीतियां बदल गई और असफल विद्रोहों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। सबसे बड़ा विद्रोह पीटर डेल्यान के नेतृत्व में हुआ। सेल्जुक आक्रमणकारियों के खिलाफ मंजिकर्क में एक भयावह सैन्य हार के बाद साम्राज्य का अधिकार कम हो गया और धर्मयुद्धों ने इसे और बिगाड़ दिया। इसने यूनानीकरण के बीजांटिन प्रयासों को रोक दिया और आगे के विद्रोह के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। 1185 में असेन राजवंश के रईसों इवान असेन आई और पीटर फोर ने एक बड़े विद्रोह का आयोजन किया और बल्गेरियाई राज्य को फिर से स्थापित करने में सफल रहे। 74 इवान असेन और पीटर ने टार्नोवो को अपनी राजधानी के साथ दूसरे बल्गेरियाई साम्राज्य की नींव रखी। 75 असेन सम्राटों में से तीसरे कालोयान ने बेलग्रेड और ओहरिड तक अपना प्रभुत्व बढ़ाया। उन्होंने पोप की आध्यात्मिक सर्वोच्चता को स्वीकार किया और एक पोप प्रतिनिधि से शाही ताज प्राप्त किया। 78 इवान असेन द्वितीय 1218 से 1241 के अधीन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जब इसकी सीमाएं अल्बानिया, सर्बिया और एपिरस के तट तक फैल गईं, जबकि वाणिज्य और संस्कृति फली फूली। 75 इवान असेन के शासन को धार्मिक मामलों में रोम से दूर जाने की भी विशेषता थी। 79 असेन राजवंश 1257 में विलुप्त हो गया। आंतरिक संघर्ष और लगातार बीजांटिन और हंगेरियन हमलों ने मंगोलों को कमजोर बल्गेरियाई राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम बनाया। 79 1277 में सुअर पालने वाले इवेलो ने एक महान किसान विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसने मंगोलों को बुल्गारिया से निकाल दिया और कुछ समय के लिए उन्हें सम्राट बना दिया। 75 उन्हें 1280 में सामंती जमींदारों ने उखाड़ फेंका। 80 जिनके गुटीय संघर्षों के कारण 14वीं शताब्दी तक दूसरा बल्गेरियाई साम्राज्य छोटे सामंती प्रभुत्वों में विघटित हो गया। 75 ये खंडित अवशेष राज्य विदिन और टार्नोवो में 2 जारडोम और डोब्रुज्जा का तानाशाह दक्षिण पूर्व से आने वाले एक नए खतरे का आसान शिकार बन गए। ओटोमन तुर्क 77 14वीं शताब्दी में बुल्गारिया ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के दौर में प्रवेश किया, जिसे कभी कभी साम्राज्य का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। 81 बल्गेरियाई वास्तुकला, कला और साहित्य बुल्गारिया की सीमाओं से परे सर्बिया, वालाचिया, मोल्दाविया और रूस की रियासतों में फैल गए और स्लाव संस्कृति को प्रभावित किया। 82 ओटोमन शासन। मुख्य लेख ओटोमन बुल्गारिया। 1396 में निकोपोलिस की लड़ाई ने मध्ययुगीन बल्गेरियाई राज्य के अंत को चिह्नित किया। ओटोमन्स को 1340 के दशक में बीजांटिन द्वारा भारे के सैनिकों के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में वे अपने आप में आक्रमणकारी बन गए। 84 सुल्तान मुराद प्रथम ने 1362 में बीजांटिन से एड्रियानोपल लिया। सोफिया 1382 में गिर गया, उसके बाद 1388 में शूमेन। 84 ओटोमन्स ने 1393 में बल्गेरियाई भूमि पर अपनी विजय पूरी कर ली, जब 3 महीने की घेराबंदी और निकोपोलिस की लड़ाई के बाद टार्नोवो को बर्खास्त कर दिया गया, जिसने 1396 में विदिन जारडोम के पतन का कारण बना। सोजोपोल 1453 में गिरने वाला अंतिम बल्गेरियाई समझौता था। 85 बल्गेरियाई कुलीनता को बाद में समाप्त कर दिया गया और किसानों को ओटोमन स्वामियों के अधीन कर दिया गया। 84 बुल्गारियाई लोगों पर भारी कर, देवशिरमे या रक्तकर सहित लगाया गया, उनकी संस्कृति को दबा दिया गया। 86 और उन्होंने आंशिक इस्लामीकरण का अनुभव किया। 87 ओटोमन अधिकारियों ने रम मिलेट नामक एक धार्मिक प्रशासनिक समुदाय की स्थापना की, जिसने सभी रूढ़िवादी ईसाइयों पर उनकी जातीयता की परवाह किए बिना शासन किया। 88 इसके बाद अधिकांश स्थानीय आबादी ने धीरे धीरे अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय चेतना खो दी,
केवल अपने विश्वास से पहचान बनाई। 89-90 कुछ अलग थलग मठों में बचे पादरियों ने अपनी जातीय पहचान को जीवित रखा, जिससे दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में इसका अस्तित्व बना रहा। 91 और देश के उत्तर पश्चिम में उग्रवादी कैथोलिक समुदाय में 92 जैसे जैसे ओटोमन साम्राज्य की शक्ति कम होने लगी, हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया और रूस ने बल्गेरियाई ईसाइयों को संभावित सहयोगी के रूप में देखा। ऑस्ट्रियाई लोगों ने सबसे पहले 1598 में टार्नोवो में विद्रोह का समर्थन किया, फिर 1686 में दूसरा विद्रोह, 1688 में चिप्रोवत्सी विद्रोह और अंततः 1689 में करपोश विद्रोह का। 93 रूसी साम्राज्य ने 1774 में कुकुक कायनारका की संधि के साथ ओटोमन भूमि में ईसाइयों के रक्षक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय ज्ञानोदय ने बुल्गारिया के राष्ट्रीय जागरण की शुरुआत को प्रभावित किया। 84 इसने राष्ट्रीय चेतना को बहाल किया और मुक्ति संघर्ष के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप 1876 का अप्रैल विद्रोह हुआ। ओटोमन अधिकारियों द्वारा विद्रोह को दबाने पर 30,000 तक बुल्गारियाई मारे गए। नरसंहारों ने महान शक्तियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। 94 उन्होंने 1876 में कॉन्स्टेंटिनोपल सम्मेलन बुलाया, लेकिन उनके फैसले को ओटोमन्स ने खारिज कर दिया। इसने रूसी साम्राज्य को अन्य महान शक्तियों के साथ टकराव का जोखिम उठाए बिना सैन्य समाधान की तलाश करने की अनुमति दी, जैसा कि क्रीमियन युद्ध में हुआ था। 94 1877 में रूस ने ओटोमन्स पर युद्ध की घोषणा की और बल्गेरियाई विद्रोहियों की मदद से उन्हें हराया। तीसरा बल्गेरियाई राज्य। मुख्य लेख बुल्गारिया का इतिहास 1878 से 1946, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया और 1989 से बुल्गारिया का इतिहास। सैन स्टेफानो की संधि के अनुसार बुल्गारिया का मानचित्र। सैन स्टेफानो की प्रारंभिक संधि के अनुसार बुल्गारिया की सीमाएं। सैन स्टेफानो की संधि पर 3 मार्च 1878 को रूस और ओटोमन साम्राज्य ने हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य मोशिया, मैसेडोनिया और थ्रेस तक फैली एक स्वायत्त बल्गेरियाई रियासत की स्थापना करना था, जो मोटे तौर पर दूसरे बल्गेरियाई साम्राज्य के क्षेत्रों पर थी। 97, 98 और यह दिन अब राष्ट्रीय मुक्ति दिवस नामक एक सार्वजनिक अवकाश है। 99 अन्य महान शक्तियों ने इस डर से संधि को तुरंत खारिज कर दिया कि बाल्कन में इतना बड़ा देश उनके हितों को खतरा पहुंचा सकता है। इसे 13 जुलाई को हस्ताक्षरित बर्लिन की संधि द्वारा हटा दिया गया था। इसने एक बहुत छोटे राज्य बुल्गारिया की रियासत के लिए प्रावधान किया, जिसमें केवल मोशिया और सोफिया का क्षेत्र शामिल था, और नए देश के बाहर जातीय बल्गेरियाई लोगों की बड़ी आबादी को छोड़ दिया। 97 100 इसने 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान बुल्गारिया के सैन्यवादी विदेशी मामलों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 101 बल्गेरियाई रियासत ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध जीता और 1885 में पूर्वी रूमेलिया के अर्धस्वायत्त ओटोमन क्षेत्र को शामिल किया। 5 अक्टूबर 1908 को खुद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। 102 स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में बुल्गारिया ने तेजी से सैन्यीकरण किया और इसे अक्सर बाल्कन प्रशिया के रूप में संदर्भित किया गया। 103 यह 1912 और 1918 के बीच लगातार 3 संघर्षों में शामिल हुआ, 2 बाल्कन युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। दूसरे बाल्कन युद्ध में एक विनाशकारी हार के बाद प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन के परिणामस्वरूप बुल्गारिया ने फिर से खुद को हारने वाले पक्ष में लड़ते हुए पाया। 1-200-000 मजबूत सेना में अपनी आबादी के 1/4 से अधिक को मैदान में उतारने के बावजूद 104, 105 और डोइरान और मोनास्तिर में कई निर्णायक जीत हासिल करने के बावजूद देश ने 1918 में आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नुकसान हुआ और कुल 87,500 सैनिक मारे गए। 106 खोए हुए क्षेत्रों से 2,53,000 से अधिक शरणार्थी
1912 से 1929 तक बुल्गारिया में आकर बस गए। 107 जिससे पहले से ही बर्बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। 108 ज़ार बोरिस तृतीय का एक चित्र। ज़ार बोरिस तृतीय परिणामी राजनीतिक अशांति ने ज़ार बोरिस 1918 से 1943 द्वारा एक शाही सत्तावादी तानाशाही की स्थापना की। बुल्गारिया ने 1941 में एक्सिस के सदस्य के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन ऑपरेशन बारबरोसा में भाग लेने से इनकार कर दिया और अपनी यहूदी आबादी को एकाग्रता शिविरों में निर्वासन से बचा लिया। 109 1943 के मध्य में बोरिस 3 की अचानक मृत्यु ने देश को राजनीतिक उथल-पुथल में धकेल दिया, क्योंकि युद्ध जर्मनी के खिलाफ हो गया और कम्युनिस्ट गुरिल्ला आंदोलन ने गति पकड़ी। बाद में बोगदान फिलोव की सरकार मित्र राष्ट्रों के साथ शांति स्थापित करने में विफल रही। बुल्गारिया ने जर्मन सेनाओं को अपने क्षेत्र से बाहर निकालने की सोवियत मांगों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध की घोषणा हुई और सितंबर 1944 में यूएसएसआर द्वारा आक्रमण हुआ। 110 लेकिन दक्षिणी डोब्रुज्झा के उल्लेखनीय अपवाद के साथ सभी युद्धकालीन क्षेत्रीय लाभ खो गए। 112 जॉर्जी दिमित्रोव 1946 से 1949 तक बल्गेरियाई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। 9 सितंबर 1944 के वामपंथी तख्तापलट के कारण राजशाही का खात्मा हो गया और करीब 1000 से 3000 असंतुष्टों, युद्ध अपराधियों और पूर्व शाही अभिजात वर्ग के सदस्यों को फांसी दे दी गई। 113, 114, 115 लेकिन 1946 तक ऐसा नहीं था कि जनमत संग्रह के बाद एकदलीय जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई। 116 यह जॉर्जी दिमित्रोव 1946 से 1949 के नेतृत्व में सोवियत प्रभाव क्षेत्र में आ गया, जिन्होंने एक दमनकारी, तेजी से औद्योगिकीकरण करने वाले स्टालिनवादी राज्य की स्थापना की। 112 1950 के दशक के मध्य तक जीवन स्तर में काफी वृद्धि हुई और राजनीतिक दमन कम हो गया। 117 118 सोवियत शैली की नियोजित अर्थव्यवस्था में टोडर झिवकोव 1954 से 1989 के तहत कुछ प्रयोगात्मक बाजार उन्मुख नीतियां उभरती हुई देखी गईं। 119 युद्धकालीन स्तरों की तुलना में 1980 के दशक तक राष्ट्रीय जीडीपी में 5 गुना और प्रति व्यक्ति जीडीपी में चौगुनी वृद्धि हुई। 120 हालांकि 1960, 1977 और 1980 में ऋण में भारी वृद्धि हुई। 121 झिवकोव की बेटी ल्यूडमिला ने दुनिया भर में बल्गेरियाई विरासत, संस्कृति और कला को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया। 122 जातीय बल्गेरियाई बहुमत के बीच जन्म दर में गिरावट का सामना करते हुए 1984 में झिवकोव की सरकार ने अल्पसंख्यक जातीय तुर्कों को उनकी पहचान मिटाने और उन्हें आत्मसात करने के प्रयास में स्लाव नाम अपनाने के लिए मजबूर किया। 123 इन नीतियों के परिणामस्वरूप लगभग 3 लाख जातीय तुर्क तुर्की में प्रवास कर गए। 124 125 1989 की क्रांतियों के प्रभाव में 10 नवंबर 1989 को कम्युनिस्ट पार्टी को अपना राजनीतिक एकाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। झिवकोव ने इस्तीफा दे दिया और बुल्गारिया ने संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तन की शुरुआत की। 126 जून 1990 में पहला स्वतंत्र चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी ने जीता, जिसे अब बल्गेरियाई सोशलिस्ट पार्टी के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया। 127 एक नया संविधान जो अपेक्षाकृत कमजोर निर्वाचित राष्ट्रपति और विधायिका के प्रति जवाबदेह प्रधानमंत्री के लिए प्रदान किया गया था, जुलाई 1991 में अपनाया गया था। 128 नई प्रणाली शुरू में जीवन स्तर में सुधार या आर्थिक विकास करने में विफल रही। जीवन की औसत गुणवत्ता और आर्थिक प्रदर्शन 2000 के दशक की शुरुआत तक साम्यवाद के तहत की तुलना में कम रहा। 129 2001 के बाद आर्थिक, राजनीतिक और भूराजनीतिक स्थितियों में काफी सुधार हुआ। 130 और बुल्गारिया ने 2003 में उच्च मानव विकास का दर्जा हासिल किया। 131 यह 2004 में नाटो का सदस्य बन गया। 132
और अफगानिस्तान में युद्ध में भाग लिया। कई वर्षों के सुधारों के बाद यह सरकारी भ्रष्टाचार पर यूरोपीय संघ की चिंताओं के बावजूद 2007 में यूरोपीय संघ और एकल बाजार में शामिल हो गया। 133 बुल्गारिया ने सोफिया में राष्ट्रीय संस्कृति पैलेस में यूरोपीय संघ की परिषद की 2018 की अध्यक्षता की मेजबानी की। तो दोस्तों इसका जो पिछला जो पार्ट है जो था वो हमें तकरीबन 2016 में लास्ट पार्ट देखने को मिला था, वो अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। साथ ही साथ रनिंग लाइन 90 मिनट की थी और अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसने किया था। बाकी अपकमिंग पार्ट की मैंने अपडेट आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।